हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी का मेंस का पार्ट पेपर 6 के बारे में। ठीक है। और इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह के इशू चल रहे हैं जेपीएससी के पीटी के बाद। ठीक है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है सेट बी वाला, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन रिपीट कर जाना मतलब आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ है। इट मीन्स कि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो इसमें इंटर कर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये न्यूज़ में पता चल रहा है कि ये मुद्दा हाई कोर्ट तक जाने को है और चला भी गया है। तो इस केसेस में जो भी होगा देखा जाएगा, बट हम लोग का भी ज़रूरी ये है कि अगर आपका ऑलरेडी क्लियर हो रहा है पीटी, ठीक है, तो उस केसेस में अगर जब भी पीटी ले तो उसमें चांसेस है आपका फिर से होगा। और अगर जो बाउंड्री लाइन पे हैं तो उनको तो मेहनत करने की बात ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में हम लोग करें क्या। तो इस बीच में क्या करना है, इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जेपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है, जेपीएससी करने वाली क्या है अभी इस बीच में। आपको पता है कि अभी हाईलाइटेड हो रहा है कि कुछ ही दिन में तुरंत रिजल्ट दे देगा, फिर उसके 2 ढाई महीने बाद मेंस ले लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास कितना कम टाइम बचा है। ठीक है। और अगर आप पीटी निकाल लेते हो, क्योंकि वैसे भी पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और अगर आपका मेंस सही से प्रिपेयर नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपको 6 पेपर लिखना होगा, लैंग्वेज पेपर को अलग से प्रिपेयर करना होगा। तो इस केसेस में हम लोग का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए ये थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि आपका प्री तो ठीक है, प्री वैसे भी अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो, थोड़ा सा सीरियस हो तो प्री होना ठीक है। लेकिन मेंस में कैसे आपको करना है, क्योंकि प्री तक ही नहीं रह जाना है। बात आता है जेपीएससी का तो वैसे भी ये कितने दिन बाद आता है, और अगर हम लोग बस थोड़ा सा लेजीनेस शो करेंगे तो हमारे लिए ही खतरा हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग को मेंस पे भी एक अच्छा पकड़ रखना होगा, और इसके लिए हम लोग को सबसे बेस्ट होगा कि जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड कैसा चलता आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करना हो। इसी चीज़ को लेकर के आज हम लोग देखेंगे, पेपर 6 से देख रहे हैं। ठीक है। और बैक जाएंगे 5 4 3। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पेपर 6, और इसमें आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस को डिस्कस किया है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। तो ये सारा चीज़ को हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आप उसको समझ सकते हैं वहाँ से, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सिलेबस को भी डिस्कस किया था कि आपको किस तरह से पॉइंट वाइज उसको कवर करना है, और वो चीज़ यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे पेपर 6। और ये आपको पता है कि पेपर 6 जो रहता है ये जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट एंड जो भी अभी रिसेंट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें यही जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इशू रहता है। इसमें आप ले सकते हो जो एग्रीकल्चर का पार्ट है ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग को यहाँ पे आगे देखेंगे कि किस तरह से रहता है। आपको पता है कि ये 200 मार्क्स का होता है, 3 आवर टाइम दिया जाता है इसके लिए। एंड इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि आपको 20 क्वेश्चन जो मिलेगा, ठीक है, जो 2 मार्क्स का होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से ये हम लोग को आइडिया लग जाता है कि 40 नंबर आपका जो हो जाता है ऑब्जेक्टिव है। और इस कारण से ये मतलब थोड़ा सा लो हैंगिंग रहता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ से मैक्सिमम ग्रैब कर सकते हो। तो ये चीज़ रहता है यहाँ से 40, बाकी बचा 160। तो आपको 160 लिखना होगा। ठीक है। और इसमें जो आप देखेंगे कि ये 500 से 600 वर्ड, मतलब आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 500 से 600 वर्ड। तो इस कारण से हम लोग को थोड़ा सा स्पीड और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसके लिए आंसर राइटिंग करने से पहले आपका होना चाहिए, जो भी ऐसे नोट्स बनाते हैं आप, छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए जो कि आसानी से रिवाइज कर सके एंड उसको अप्लाई कर सके अपने आंसर में। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख पाएंगे जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये दिया गया है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला है कि द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता है कि एक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी होता है। तो यहाँ से मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है, तो हो जाता है थोड़ा सा अगर आप मेहनत किए हैं तो। ये पूछा जा रहा है कि स्टोन रेस्टिंग ऑन टेबल। तो देखो जैसे बोल रहा है कि अगर कोई भी टेबल पे स्टोन रखा है, पत्थर रखा है,
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये कौन सा एनर्जी इसके अंदर है। आपको पता है कोई भी चीज़ रेस्ट में रहता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है, और कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि रेस्ट में अगर पत्थर रखा हुआ है टेबल पे तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये तो हर किसी को पता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, तो आपको पता है कि सन है, ठीक है। और ये यहाँ से ये हम लोग को समझ में आता है। अब देखिए एक नॉर्मल ही क्वेश्चन है कि यूरिया का फॉर्मूला पूछ लिया तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ये हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो आगे है नेक्स्ट की गोल्गी बॉडी हेल्प्स, तो ये देखिए बायोलॉजी से पूछ लिया गया। मतलब आपको पता है कि यहाँ बायोलॉजी का पूछा, केमिस्ट्री का पूछा, मतलब हर टॉपिक ये टच करता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये गोल्गी बॉडी हेल्प्स ये क्या करता है, तो बेसिकली ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ से ये हम लोग को समझ में आता है। नेक्स्ट उसी तरह से है कि ये जो आप 6 नंबर देख पाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली मिलर्स ऑफ लेफ्ट आउट प्रोडक्ट वेयर, ठीक है, तो स्टैनली मिलर के प्रयोग में बचे हुए पदार्थ थे वो क्या था, तो वो देखने को मिला था अमीनो एसिड, ठीक है। तो आप इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कहानी भी सुने होंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसका इंटरेस्टिंग कहानी है कि कुछ और कर रहे थे और कुछ और हो जाता है, तो इसको अमीनो एसिड यहाँ से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, तो आपको पता है बायोलॉजी में वैसे 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, तो इसको इनको जेनेटिक का फादर बोला जाता है। उसी तरह से है थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय, ये भी पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी बता दे, अगर 10th का बच्चा भी बता देगा तो ये थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। उसी तरह से है कि ये जो रीजन रिसीविंग 500 से 1000 mm एनुअल रेनफॉल, वैसे क्षेत्र जहाँ पे 500 से 1000 mm एनुअल रेनफॉल होते हैं तो उस रीजन को क्या बोला जाता है, तो उस रीजन को सेमी एरिड रीजन बोला जाता है, और ये आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उसी तरह से 10th नंबर क्वेश्चन कि मिनिमम रेनफॉल ऑलमोस्ट कंसीडर एज रेनी डे, मतलब जैसे होता है ना बरसात के दिन में कि कितना कम से कम वर्षा हो उसको कि बोलेंगे कि हाँ बारिश हुआ है, तो अगर 2.5 mm भी हो रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर भी अगर बारिश हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि हाँ मतलब बारिश हुआ है, कम से कम बारिश हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है कि द गैस कंट्रीब्यूटिंग अ मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग का इशू चलते आ रहा है, आप न्यूज़ में भी सुनते हो रहे सुन रहे होंगे, और वैसे भी अगर आप इन्वायरमेंट का अगर कोई भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें डेली ना कहीं देखने को मिलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है कि कारण बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाता है। उसी तरह से है नेक्स्ट की मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट इशू बाय आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो जो कि जो भी ऐसे क्लाइमेट चेंजेज हैं उस पे इनका फोकस रहता है, कैसा क्या होने वाला है। तो इस चीज़ में इससे रिलेटेड वेदर से रिलेटेड कब बोला जाएगा कि ये आईएमडी के द्वारा इशू किया गया है कि इससे इतने के बीच में रहेगा, तो मीडियम रेंज रखा गया है। एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है मीडियम रेंज, और एक होता है उससे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल अगर आप इसका देखिएगा आईएमडी का डेटा, तो 3 से 10 दिन के बीच अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट बोला जाता है। तो पता नहीं इसका कौन सा ऑप्शन इसमें चूज किया होगा, लेकिन अगर हम लोग इस रेंज में देखें तो ये भी हो सकता है, और ये तो बॉर्डर पे है, तो यानी कि ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमोसफेयर, ये बोल रहा है कि जैसे आपको पता है कि एटमोसफेयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो कि ऑलरेडी देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा मानव जनित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन सा गैस है, तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिलेगा जो कि एंथ्रोपोजेनिक गैस हो जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा होता है जैसे कोई भी आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये वहाँ से रिलीज होता है, और बाकी तो आपको देखने को मिलेगा ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ बोल रहा है कि नोट पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये 1997 में आया, ठीक है, और 1997 में आया, लेकिन जब इसका लागू करने का बात हुआ तो ये 2002 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था क्योटो में हुआ था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस वहीं से ये जेनेसिस होता है इसका। और ये हुआ था आपका ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल लाया गया था इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाता है, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा इस सब में दिक्कत नहीं होता है अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़े हो तो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ही, ठीक है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिसएडवांटेज क्या है। जैसे आपका पता है कि सन एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो ये आपका देखने को मिल जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो इस बीच में जैसे कि ये क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो इसका बहुत सारा है कि पोल्यूशन कम करेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, एनर्जी भी अच्छा खासा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि अनरिलायबल सप्लाई। जैसे क्या होता है कि इसके सप्लाई में बेसिकली इसके इसके सप्लाई से बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, और वेदर का बुरा कंडीशन है, तो उस केसेस में सन नहीं निकलेगा। सन नहीं निकलेगा तो फिर कोई भी एनर्जी का सोर्स तो वही है। अगर इसका बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो यहाँ पे होता है कि जो सप्लाई है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कारण से जो हो जाता है कि डिसएडवांटेज यही देखने को मिलता है, अनरिलायबल सप्लाई। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये भी नॉर्मल है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है, परमानेंट हार्डनेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है 17 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत एडवांस हो चुका है, कुछ भी किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी से, लेकिन ये पूछा जा रहा है इसमें कि जो दिया गया है इसमें से कौन सा है कि सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं हो पाया है, अभी बायोटेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा सक्सेस गेन नहीं कर पाया। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या कर लिया है। तो बीटी कॉटन एकदम कर लिया है, बीटी कॉटन। ग्राफिन सीड जो आपको देखने को मिलता है ये भी हो गया है। एंड जो डॉली सिप है, ठीक है, तो डॉली सिप भी बायोटेक्नोलॉजी के कारण बनाया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है कि हमारे बॉडी में नेचुरली निकलता है, तो यहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन उतना नहीं होगा, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ठीक है, इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन यंग चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कंफ्यूज किया है। ब्लाइंडनेस का मतलब ही होता है विटामिन ए, ठीक है, या यंग चिल्ड्रेन में हो या फिर बूढ़े में हो, बच्चे में हो, किसी में हो, लेकिन जो ब्लाइंडनेस का कारण होता है विटामिन ए के कारण, तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट GSAT-6A लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 29 मार्च, ये बताया गया है, ये किसके लिए। देखिए ये जब आपको पता है ये 2021 का पेपर है, ठीक है, अब मेंस का बात करें तो, लेकिन ये पूछा गया है 2 साल पहले का, तो अभी हम लोग को ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन अगर अभी हम लोग देखेंगे रिसेंट में क्या क्या चंद्रयान लॉन्च हुआ, आदित्य L1 मिशन, ये सारे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। तो इससे हम लोग का ये आइडिया लगता है। अगर इसका आंसर का बात करें तो ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे तो इसको पता चल जाता है कि मेन कॉज ऑफ पेंडेमिक नेम्ड कोरोना वायरस डिजीज। तो आपको पता है कि SARS-CoV-2 ये यहाँ पे हो जाता है, ज़्यादा हाईलाइटेड था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ये जो हम लोग को राइटिंग वाला रहता है, आंसर करने वाला, ये किस टाइप का रहता है, इसका लेवल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे ये 32 मार्क्स का है। इसी कारण से बोला जाता है कि 500 से 600 आपको वर्ड में लिखना है। मतलब एक छोटा मोटा वर्ड नहीं बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप समझ सकते हो 32 मार्क्स मतलब जो भी चीज़ आप जानते हो, जो भी पूछा गया आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि जो भी एग्जामिनर है उसको अच्छे से समझ आए और आपको मार्क्स अच्छा दे। क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ पूछा गया तो हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, बट इसमें आपको टू द पॉइंट, अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो किसी भी चीज़ को, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा होता है, और आप जो भी कहना चाहते हो क्लियरली बोल सकते हो, उस आंसर में लिख सकते हो। तो इसी कारण से ये इतना वर्ड में भी एक्सप्लेन करना, और कंटेंट अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को लिखने में। इसी कारण से बोला जाता है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए, वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। और नोट्स डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्योंकि वैसे भी GPSC एग्ज़ाम बहुत कम लेता है, तो आपको पता होगा कि आइडिया नहीं लग पाता है बहुत आसानी से। और भी अगर एग्ज़ाम का बात करते हैं, और भी PCS का, BPSC का, PCS का, या फिर UPSC का बात करते हैं, तो उन लोग का पता रहता है कि किस लेवल का ट्रेंड है। तो इसी कारण से थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल तो हो जाता है, बट कोई भी चीज़ नहीं, उसको हैंडल किया जा सकता है ऐसा। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसका आंसर राइटिंग वाला पार्ट को कैसे हम लोग करेंगे। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि यूनिट का मतलब क्या है, डिफाइन MKS CGS, ठीक है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, राइट द एडवांटेज ऑफ SI यूनिट। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक पार्ट, दो पार्ट, और साथ ही साथ ये 3 पार्ट इसमें पूछ लिया गया है, ठीक है। और इसको अच्छे से लिखना, मतलब आप समझ सकते हैं कि
पूरी तरह से डिफाइन करके, ये एक तरह से अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो इशू क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले यूनिट को डिफाइन करना है। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि पहले का अगर टाइम में अगर एंशियंट टाइम में बात करते हैं तो एक तरह से बार्टर सिस्टम का यूज होता था, तो वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता था। फिर जब मॉडर्न टाइम आया तो ये एसआई यूनिट का क्राइटेरिया चलने लगा, ठीक है। वो उसका क्या है, ये अलग अलग जो एम के एस सी जी एस है, आप अगर नॉर्मली पढ़े होंगे, साइंस भी पढ़े होंगे नॉर्मली, तो 11वीं 12वीं का तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप कोई भी अगर आप एक कंपटीशन का बुक उठाते हैं इसके लिए साइंस से रिलेटेड, तो आपको यहीं से स्टार्ट करता है, यूनिट से ही, ठीक है। तो वहाँ से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और छोटा छोटा पॉइंट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन हो जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विथ सन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्लिप्स एंड व्हाट डज इट टेक प्लेस, ठीक है। तो इसमें आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स का, और 5 वेज टू व्यू सोलर इक्लिप्स सेफली। तो ये भी बताया इसमें लिखना है कि आपको सोलर इक्लिप्स देखने के लिए क्या सेफ्टी यूज करना है। जैसे होता है ना कि बोला जाता है कि आपको अगर जब कभी ऐसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगा है तो आपको नंगे आंख से नहीं देखना, आप किसी भी चीज़ को ग्लास पहन लो तब देखो, नहीं तो उससे जो रे निकलते हैं हमारे आंख पे सीधे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ में यहाँ पे आपको सेफ्टी भी बताना है। तो जैसे इसमें जो बताया गया है, आप नॉर्मली पढ़ते होंगे कि चंद्र ग्रहण कैसा होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फिर आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो सन अर्थ मून को एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप चाहो तो अच्छे से एक्सप्लेन करके और लिख सकते हो। मतलब दोनों क्वेश्चन ये नहीं है कि अब दोनों में से किसी एक एक को लिखना है, और ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो यहाँ से ये आइडिया मिला कि क्वेश्चन तो ठीक ठाक है बट हम लोग को लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया पता चलता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि व्हाट आर इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको पता है कि अमीनो एसिड का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दे नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे हेल्थ को मेंटेन करना है तो ये कितना जरूरी हो जाता है अमीनो एसिड का। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख दो अमीनो एसिड का, ये क्यों जरूरी है अमीनो एसिड, ठीक है। और चाहो तो फिर इसका हिस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हो, एक लाइन में, 2 लाइन में, या फिर अभी जो रिसेंट पोजीशन है कि अमीनो एसिड के लिए किस तरह से और क्या सोर्स हो सकता है अमीनो एसिड के लिए, ताकि हम हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट हो सके। ये भी देखिए 32 वर्ड में बस 2 क्वेश्चन पूछा 2 लाइन में, लेकिन आपको ये 32 मार्क्स का है, और आपको समझ सकते हो कि 500 से 600 वर्ड में लिखना है। तो आपको कितना मतलब एक तरह से इसमें करना होगा। नेक्स्ट है कि वाटर विटामिन, ठीक है, डिस्क्राइब 3 डिजीज काउज्ड बाय विटामिन डिफिशियंसी। आप ऐसे देखोगे ना तो मतलब इसमें क्या ही 500-600 वर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको एक्सप्लेन करो विटामिन आया कहाँ से, ठीक है, मतलब इसका फादर कौन था, या फिर और वहाँ से स्टार्ट करके कि विटामिन का क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। और अभी का अगर सिनेरियो देखो, क्या होता है ना कि कोई भी ऐसे पीसीएस एग्जाम में आपको करंट से रिलेट करना, अगर थोड़ा सा भी करंट से रिलेट कर दो ना कि हमारे बॉडी में अभी बहुत सारे इशू हो रहे हैं, या फिर आप जैसे कोविड-19 का बात कर लो कि किस तरह से ये डिजीज़ फैल रहा है, तो हमारे लिए कितना किसी भी विटामिन का या फिर प्रोटीन्स का हमारे बॉडी पे इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, जो ये एक एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, जो लिख रहा है इस चीज़ को, उसको पता है कि प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे उसको टैकल करना है। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर नहीं तो ऐसे नॉर्मली हर किसी को पता रहता है कि विटामिन क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो उससे मतलब नहीं होता, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल आंसर हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस बनाना है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी आंसर का और क्वेश्चन का। तो यहाँ से आप आइडिया ये ले सकते हो। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन की what are the method of rain water harvesting generally adopted by the farmers of झारखंड स्टेट। ये देखिए झारखंड के एक तरह से संदर्भ में पूछा गया है कि झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विविधाएं क्या है, ठीक है। तो विभिन्न विधियां क्या है, मतलब जो मेथड यूज किया जा रहा है वो क्या है, और साथ ही साथ यह कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। जैसे क्या होता है कि हम लोग को तो पता है कि जो अभी कितना रेन का और ग्राउंड वाटर का इशू हो गया है, ठीक है, और वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग स्पेशल झारखंड की बात करें, तो झारखंड गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए हैं। जैसे डोभा का अगर आप बात करते हो, डोभा का प्रोविजंस है कि आप इसको
मतलब एक तरह से इसमें भी रहता है कि कितना गड्ढा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि आपका खेत के लिए कितना सिंचाई करना, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि ज़रूरत कम है और ज़्यादा गड्ढा कर दिए तो उसमें भी कॉस्ट लग जाता है। तो इस कारण से एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि यहाँ के जो फार्मर हैं, क्योंकि झारखंड में जो इशू बहुत बड़ा है पानी का, और यहाँ पे डिपेंड करता है वर्षा पे, क्योंकि वैसे भी ये प्लेट्यू वाले पहाड़ी वाले रीजन में थोड़ा सा पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि गंगा जैसे नदी नहीं है पूरी तरह से हर एक जगह फैला हुआ, कि इस पे डिपेंड करता है फार्मर फार्मर को एक वाटर सीजन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको फार्म करना है। तो वाटर को हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, रेन वाटर को, कि उसको किस तरह से स्टोर करके रखें कि आने वाले फ्यूचर में उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, यूज कर सकें। ये इसी कारण से तो आप देखेंगे कि नहर का यूज किया जाता है, डैम में उसको स्टोर करके रखा जाता है पानी को, ताकि इन फ्यूचर नहर से उसको सप्लाई करके यूज कर सके पानी का, ठीक है, अपना खेती में और इस चीज़ में। तो यहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। और ये यही बोला जा रहा है कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इस ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है इससे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास पानी नहीं है और तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करके किसी भी तरह से पानी को स्टोर करके आप खेती करते हो, तो जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही, और ये जो इशू होता है फूड सिक्योरिटी का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यही कारण से आप इसको झारखंड के पॉइंट से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि गिव योर कंसेप्ट ऑन वेस्टलैंड, ठीक है, और व्हाट मेजर्स यू विल सजेस्ट फॉर इट्स रिक्लेमेशन एंड इट्स पोटेंशियल यूज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे वेस्टलैंड, जैसे अभी आपको पता है कि ज़मीन जो है एक तरह से लैंड का इशू बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, और इसी कारण से आपको पता है कि पहले का जब आपको आप रिलेट कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू था बहुत कम था लैंड का, ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा लैंड रहता था, ज़मीन रहता था, किसी के पास बहुत कम रहता था। लेकिन अब क्या है कि लैंड तो एक तरह से सीमित मात्रा में है, ठीक है, ये तो बढ़ नहीं रहा है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको रहने के लिए तो चाहिए ही। और इसी कारण से होता है कि आपको ये वेस्टलैंड जो है, ठीक है, ये कंसेप्ट आया कि कभी कभी ऐसा कोई जगह होता है जहाँ पे हम लोग कचरा डाल रहे हैं, या फिर उसका कचरा का अंबार लग गया है इस ज़मीन पे, और कोई कोई जगह होता है कि उसका हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से वो वेस्टलैंड का कैटेगरी में आता है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का, ठीक है, तो आप दिल्ली में देखोगे कि एक तरह से एक जगह है जहाँ पे कचरा का ऊपर पूरा भंडार लगा हुआ है। और भी कोई सिटी में चले जाओ तो जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले होते हैं, वो कचरा को अपने शहर से उठा करके यहाँ पे एक अंबार लगा देते हैं, इतना ढेर सारा दिखने को मिलता है। तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। और ये जो नितिन गडकरी थे, वो आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कि वो बोलते हैं कि मैं इस कचरे को रोड बनाने के लिए यूज कर दिया, ठीक है, और यूज करूंगा और ख़त्म कर दूंगा उसको। तो वो चीज़ देखने को मिलता है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप वेस्टलैंड का कंसेप्ट डिफाइन कर दो कि किस तरह से अगर जो यूटिलाइज नहीं होता है लैंड, तो वो चीज़ आ जाता है वेस्टलैंड के कैटेगरी में। फिर वो उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, तो आप इस वेस्टलैंड को क्या कर सकते हो सकता है कि आप इस वेस्टलैंड को टूरिज्म के लिए यूज़ कर लो। जैसे अगर आप खेती के लिए नहीं कर सकते हो तो किसी टूरिज्म पर्पज से कर लो। तो टूरिज्म अगर करोगे तो यहाँ पे आएंगे बहुत सारे टूरिस्ट, तो यहाँ से एक तरह से इनकम का जनरेशन भी हो सकता है, और होगा ही, क्यों नहीं। तो इस कारण से ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा विजनरी हो। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में किस तरह से इसका पोटेंशियल है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में इसको और कुछ कर सकते हो, जैसे वेस्टलैंड है इसका साफ किए, यहाँ पे आप हो सके तो जैसे फिशरीज के लिए कर सकते हो, या फिर पशुपालन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। तो ऐसे जो कोई भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इसको अच्छे से आप 32 मार्क्स का है तो आप गेन कर सकते हो अच्छा खासा नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और बहुत ही कम बचा है और कम समय में मैं सोचा कि आपको इस चीज़ को कवर कर लें हम लोग। और नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन एंड डेजर्टिफिकेशन। ये देखिए, ये जितने भी इशू होते हैं ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। एसिड रेन का एक बड़ा इशू है अभी पोल्यूशन के कारण, एसिड रेन के कारण। एसिड रेन जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए तो हानिकारक है ही, लैंड के लिए भी है, या फिर कोई भी मोनूमेंट हो गया उसके लिए है। जैसे अगर मोनूमेंट का बात करते हैं तो ताजमहल, ताजमहल के लिए आपको पता है कि इसका जो कलर वाइट था वो थोड़ा सा ग्रेइश, या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एसिड रेन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी पे, हमारे डिजीज का कारण बन जाता है, कैंसर का कारण बन जाता है। तो एंड साथ ही साथ पूछ रहा है कि इसका कंसिक्वेंसेस और कारण दोनों पूछ रहा है कि इसका क्या परिणाम होता है, किस कारण से होता है। डेजर्टिफिकेशन का क्या कारण है, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन वाटर बहुत कहीं कम हो रहा है, या फिर कहीं का जो लैंड है उसका जो ऊपर का मिट्टी है वो बह करके कहीं चला जा रहा है, इस कारण से भी डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन का, तो डेजर्टिफिकेशन में
जो फॉरेस्ट है उसका भी मात्रा कम हो जाता है, वहाँ पे लिविंग बीइंग का होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये हम लोग को आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट है इसी तरह से कि डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट एक्ट लाए गए या फिर बहुत सारे एक्ट लाए गए, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से 1927 का भी एक इनिशियल एक्ट था। तो आपको पता है कि फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के बहुत सारे ऐसे अपना एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रिटिश का एक मकसद भी था कि नहीं, जो कंसेप्ट है फॉरेस्ट का उसको हम लोग अपने अंदर करें ताकि उसका रिसोर्स यूज कर सके रेलवे के लिए या फिर अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो इस सारे एक्ट का तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली पूछा गया है कि 1980 का जो एक्ट था उसका क्या जो अमेंडमेंट किया गया और किस पर्पज से क्या था। तो यहाँ पे सारा का सारा चीज़ हम लोग को लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वही जो अभी देखिए हम लोग को डबल देखने को मिल गया रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम एनी टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखिए आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और आप इसको चाहो तो अगर आप झारखंड का जेपीएससी दे रहे हो तो झारखंड का भी एग्जाम्पल दो कि रिन्यूएबल एनर्जी में झारखंड का कितना रोल है, ठीक है। और ये किस जगह पे, जैसे पतरातू जैसे जगह पे कि अब एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है, एक सोलर पावर प्लांट। तो इस सारे चीज़ जो है आप एग्जांपल डाल सकते हो। फिर उसका दोनों का डिफरेंस पहले लिख लो कि क्या अंतर है, हमारे लिए कौन बेनिफिटेड ज़्यादा है, फिर किस तरह से इसको जनरेट किया जाता है। आपको पता है कि जैसे कहीं कहीं जो नदी है उसका भी यूज किया जा रहा है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर सोलर प्लेट का यूज करके, कि कोई नदी है और उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाए ताकि वो भी यूटिलाइज हो सके। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। व्हाट इज एच आई वी, ठीक है, व्हाट इज एच आई वी, ये डिजीज से पूछ लिया गया। हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, राइट कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन। तो आपको पता है कि एच आई वी एक बहुत बड़ा रोल है जो कि ह्यूमन से मतलब एक तरह से फैल सकता है कांटेक्ट में आने पे। और ये कैसे कांटेक्ट में, ये भी नहीं कि अगर हाथ मिलाने से पहले, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए भी इसके पीछे होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है ये चीज़। तो आप इसमें लिख सकते हो, और हो सकता है कि अभी एच आई वी पूछा है, इन फ्यूचर कुछ और इस पे पूछते, ठीक है। जैसे अभी एक तरह से बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण चल रहा है, लिप्रोसी का एक डिजीज है, कुष्ठ रोग वाले, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो ऐसे हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हर डिजीज़ के बारे में, तो उसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ आइडिया रहता है। और ये इसमें भी है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिख सको, अगर आपको अच्छा करंट पता हो या फिर पहले भी इसके लिए स्टेप लिया गया हो। तो इसको एचआईवी का ख़त्म करने का कब तक टारगेट रखा गया है, मलेरिया का ख़त्म करने का कब तक टारगेट रखा गया है। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कुछ कुछ जो आप इसमें इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इतना ही था मुझे ये इसमें डिस्कस करना था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को कितना लिखना पड़ता है। तो होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा, और लिखना तो पड़ेगा, और इसके लिए एग्ज़ाम जब भी हो, और जब भी मतलब एक है ना कि पीटी और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम देगा, ये तो श्योर है, ठीक है। और मेंस इतने भी आसान से नहीं हो पाता है, इसके कारण से टाइम जो है हम लोग को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।